नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 24वीं जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए और सुनने के लिए सुबह से ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे थे। पूरे इलाके में उत्साह का माहौल था और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। तो दिल्ली के सीमापुर इलाके में शाम ढलते ही कई जगह पर खुलेआम तार जलाए जाते नजर आते हैं। बीट नंबर 7, रोड नंबर 70 सरकारी शौचालय के आसपास पूरी रात धुआं फैला रहता है, जिससे इलाके में वायु प्रदूषण और भी गंभीर हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर न पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही एसडीएम या फिर एमसीडी। सवाल यह है कि जब खुले में तार जलते रहेंगे तो सिर्फ वाहनों के चालान से प्रदूषण कैसे कम होगा। तो अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्दीधारी बलों की ट्रेनिंग को बेहद अहम बताया। सीएम ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा, सेवा के समय उतना ही खून कम बहेगा। उन्होंने पूर्व में ट्रेनिंग अवधि को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किए जाने पर भी सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही शिक्षा आयोग ने रिटायर्ड डीजीपी को शामिल करने का मकसद शिक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई करना करार दिया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूर्व संध्या पर लखनऊ में एकल काव्य पाठ कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम ने अटल जी को कवि, लेखक, पत्रकार और राष्ट्रनेता बताते हुए कहा कि देश ने उन्हें एक अभिभावक के रूप में मार्गदर्शन पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की कविताएं हर उस नागरिक के लिए प्रेरणा है जो कठिनाई, चुनौती या संकट से गुजर रही हो। उन्होंने अटल जी की पंक्तियां हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा का उल्लेख करते हुए उनके विचारों को कालजयी बताया। तो लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के दौरान वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। संयुक्त पुलिस आयुक्त यानी कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि सभी संभावित खतरों से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बबलू कुमार ने कहा कि सुरक्षा के लिए यातायात नियंत्रण, वीआईपी स्कॉट और तैनाती सहित समन्वित कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पर पूरी निगरानी की जा रही है। आज जनपद लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रोग्राम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इस पूरी कार्यक्रम हेतु 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है। पूरी आइसोलेशन कॉर्डन, उसके बाद पूरे जनसभा के लिए इनर कॉर्डन, पूरी परिसर के लिए आउटर कॉर्डन और ट्रैफिक और रूट व्यवस्था। इस पूरी व्यवस्था में 18 एसपी रैंक के अधिकारी, 26 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, 80 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी और तकरीबन 10,000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 20 कंपनी पीएसी और 4 कंपनी आरएएफ भी डिप्लॉय किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर दोनों ने शिक्षा और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की। प्रशांत कुमार को हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनकी 3 साल की कार्यकाल वाली यह नियुक्ति शिक्षक भर्तियों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही की गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी सरकार का पुतला फूंका और पटेल प्रतिमा से जुलूस निकालकर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं, उनके धार्मिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक बातचीत कर हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीड़ित हिंदू समाज के साथ खड़ा है। चलिए बात होगी अब यूपी के रामपुर की, जहां थाना सिविल लाइन और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 24 दिसंबर को दिल्ली के कमर्शियल टावर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब और गेमिंग और फिशिंग के जरिए लोगों को झांसे में डालकर बैंक खाते खाली किया करते थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 271 एटीएम कार्ड, 222 बैंक पासबुक, 47 चेकबुक बरामद की। 35 बैंक खातों में लगभग 12 लाख रुपए की धनराशि भी फ्रीज की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक रामपुर के नेतृत्व में, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में साइबर क्राइम, एसएचओ सिविल लाइन
और क्राइम ब्रांच की जो मुख्य टीम है उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई थी, जिसमें साइबर क्राइम से फ्रॉड करते हुए जो धरपकड़ के लिए एक अभियान जारी किया गया था, जिसमें 27 अक्टूबर को एक गैंग वर्कआउट किया गया था, जिसमें सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत करके 7 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसका एक मुख्य आरोपी सलमान अंसारी उर्फ राजा शेषता, जो लगातार साइबर क्राइम के प्रभारी की रिडार पर था। इसकी सूचना मिलने पर नोएडा पुलिस के वहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही वहां पे दबिश दी, तो उसके राजा सलमान के भी कुछ अन्य साथियों के द्वारा वहां पूरा गैंग संचालित किया जा रहा था, जिसके उपरांत वहां पर मौके पर बरामद 227 एटीएम, 222 उसकी पासबुक, 47 चेकबुक, 4 लैपटॉप, 18 मोबाइल, 16 सिम कार्ड और एक वाईफाई डोंगल जो मौके से प्राप्त किया गया है, और वहां पे 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। तो बदायूं जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज से गंभीर मामला सामने आया है। 3 छात्रों ने एक साथी छात्र को शारीरिक रूप से पीटा और अपशब्द कहे। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि उन्हें धमकियां भी दी गई। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब छात्रा ने इसे लेकर सिविल लाइन थाने में तहरीर दी और न्याय की मांग की। अब पुलिस जांच में जुटी है। कॉलेज प्रशासन ने भी इस घटना की पुष्टि की है। ये घटना एक बड़े सवाल को भी जन्म देती है। हमारे कॉलेजों में भाईचारे और सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी सुरक्षित है? चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। लक्सर से अहम खबर आपको बता दें, जहां कोर्ट पेशी पर जा रहे गैंगस्टर विनय त्यागी पर दिन दहाड़े फ्लाईओवर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में विनय घायल हो गया और 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद 2 हथियारबंद बदमाश बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी यूपी का रहने वाला विनय त्यागी कई आपराधिक मुकदमों में लिप्त है। उसे पेशी के लिए लक्सर कोर्ट ले जाया जा रहा था, तभी फ्लाईओवर पर गोलीबारी हुई और उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। देखिए, आज सुबह के समय जब लक्सर कोर्ट में पेशी के लाया जा रहा अभियुक्त, जिसका नाम विनय त्यागी है, जो रुड़की जेल से लाया जा रहा था, और पुलिस अभिरक्षा में लाते हुए फ्लाईओवर के पास में गन्ने के ट्रकों से जो जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको जब हटाने के लिए पुलिस बल नीचे उतरा, उसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने इस पर हमला किया, जिस पर इसको गोलियां लगी हैं। इसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया है। वहाँ से इसे हायर सेंटर अभी रेफ़र किया गया है। 2 अभियुक्त जिन्होंने इस पर हमला किया है, उसकी तलाश हम लोग लगातार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में ये हुआ है हमारे लिए चैलेंज के तौर पर। इसको हम बिल्कुल जल्द से जल्दी खोलेंगे। तो अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने शहीद स्मारक के पास विशाल जनसभा का आयोजन किया। इसके बाद बिंदु खत्ता में दूसरे चरण की विरोध रैली निकाली गई, जिसमें योजना के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने योजना से युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर भी गहरा आक्रोश व्यक्त किया। तो हरिद्वार के बहादुराबाद, कोटा, मुरादनगर और रुड़की के इमलीखेड़ा न्याय पंचायतों में आयोजित शिविरों में कुल 1429 लोगों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों में 1186 लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया और 213 लोगों को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। शिविरों में कुल 93 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 28 का मौके पर ही निस्तारण हुआ। बहादुराबाद शिविर की अध्यक्षता राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला ने की, जबकि रुड़की में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिविर का निरीक्षण किया। चलिए बात होगी अब हरियाणा की। पंचकुला में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सुशासन का मतलब है सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और सेवा उन्मुख प्रशासन के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो और सरकारी सेवाएं सरल, तेज और प्रभावी बने। तो पंचकुला में हरियाणा पुलिस की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान नव प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों ने परेड के जरिए अपनी दक्षता और अनुशासन का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा पुलिस राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जवान तकनीक, संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ काम करें। सीएम ने भरोसा जताया कि हरियाणा पुलिस जनता की सुरक्षा और विश्वास पर पूरी तरह खरी उतरेगी। चलिए बात होगी अब राजस्थान की। अरावली को लेकर आए फैसले के बाद से राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कारण यह है कि फैसले में 100 मीटर से अधिक ऊंची
पर्वतमालाओं को अरावली की श्रेणी में माना गया है, जिसे लेकर राजनीतिक दल भी आमने सामने हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बताते हुए सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि अरावली पर्वतमाला के साथ 1 इंच भी छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी और उसका संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। मैं पहाड़ हूँ। आपको लगता है कि पहाड़ हमेशा से लोगों का मनोरंजन का साधन रहे हैं। अगर गर्मी होती है तो हम बर्फ़ वाले पहाड़ों पे जाते हैं, और अगर गर्मी के मौसम में अगर और भी ज़्यादा बर्फ़ देखनी हो तो हम लोग उत्तराखंड या हिमाचल की पहाड़ियों में जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम हैं जयपुर में, और जयपुर में हम खड़े हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, जो गुजरात से चलकर दिल्ली तक जाती है। और अभी आपको शायद पता होगा कि अरावली को लेकर बहुत ज़्यादा समावेश ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राजनीतिक गर्मा गई है। ये अरावली की पर्वतमाला वही है जहाँ पे माउंट आबू में गुरु शिखर है, और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन आज अरावली खुद अपने संरक्षण को लेकर लोगों से कुछ ना कुछ मांगने का प्रयास कर रही है। हम पहले अपने कैमरे के माध्यम से बताना चाहेंगे, जयपुर जो है चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ये जयपुर की खूबसूरती को बनाती है। और इसमें कई ऐसे पहाड़ हैं जो 100 मीटर से तो नीचे हैं और कुछ 100 मीटर से ऊपर हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि हम आमेर और जयगढ़ के बीच में खड़े हुए हैं, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हैं। ये पहाड़ चारों तरफ देख सकते हैं। और अभी जिस जगह खड़े हैं ये टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ टूरिस्ट पॉइंट पे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। लेकिन आज अरावली पे सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार से फैसला है तो राजनीति गर्मा गई है। जहाँ एक और अरावली को संरक्षण करने के लिए कांग्रेस लगातार मुहिम चला रही है, वहीं बीजेपी इस मामले में साफ तौर पर कह रही है कि अरावली के पर्वत श्रृंखला को कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और साथ में हम आपको बताएं कि टूरिस्ट जो पहले से यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, हमें हो सकता है इनसे बात भी करेंगे। और देखिए, आप लोग आज जयपुर घूमने के लिए आए हैं, क्या लगता है? क्योंकि अरावली के ऊपर में आपने सुना भी होगा बहुत सारे चल रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। जयपुर में क्या लगता है, जैसे आज जयपुर की पहाड़ियों पे आप घूमने के लिए अरावली को लेकर बहुत सारा राजनीतिक घटनाक्रम भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? अरावली सेफ होना चाहिए? हाँ, वो होना चाहिए। यही इसी से वो मिलती है, अच्छी वो वाइब्स मिलती है, हवा मिलती है, और कितना पोल्यूशन कंट्रोल होता है। आधे जयपुर को तो पोल्यूशन कंट्रोल इन्होंने ही कर रखा है। अगर इसे हटा देंगे तो बहुत नुकसान होगा, तो इसे सेव करना चाहिए। हाँ, सपोर्ट में है हम पूरा। क्योंकि आज आप जयपुर की है, हमारा जयपुर शहर जो है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, लोग देखने के लिए आते हैं, तो क्या मन में आता है? कि खुशी फील होती है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। न्यू ईयर पे बहुत क्रश होता है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे न्यू ईयर के टाइम पे ही भीड़ होती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि देखिए ये तो हैं साथ में भैया भी, उनसे ही पूछेंगे। भैया, क्योंकि अरावली पर्वतमाला पे घूमने के लिए आए, अरावली पे एक संकट सा आया हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत ख़राब संकट आया हुआ है। अरावली को वैसे काटना नहीं चाहिए। 100 मीटर से 90% पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे ही है अरावली की पूरी। तो जो सुप्रीम कोर्ट और जो जिस प्रकार से राजनीतिक चल रही है, जो अरावली सेफ के लिए मुहिम चल रही है, उसके लिए क्या? तो अरावली को बचाना चाहिए सबको मिलके, क्योंकि अरावली है तो खूबसूरती है। हाँ, अरावली से बहुत खूबसूरती है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो है इनका मानना है कि अरावली के संरक्षक के लिए जो है यहाँ पे कई लोगों ने कहा है कि ये रहनी चाहिए, इससे वेदर और बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि बात यहाँ पर इनके यहाँ पे रख रखाव की है, अभी हम जयपुर के जयगढ़ और नारगढ़ के बीच में टूरिस्ट पैलेस पे खड़े हुए हैं, जहाँ से जयपुर का तकरीबन 70% हिस्सा नज़र आता है। और ये जयपुर की खूबसूरती ही है जो अरावली की चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। और लोगों का मानना ये भी है कि ज़्यादातर खनन जो है, अगर अगर नहीं रोका गया तो शायद आने वाली पीढ़ी इन अरावली पर्वतों को देख नहीं पाएगी। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार की हस्तक्षेपता भी इसके अंदर में मायने रखती है। जहां भारत का पर्यावरण मंत्रालय लगातार कह रहा है कि अरावली पर कुछ भी विपदा नहीं आएगी। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा है कि अरावली पे 1 इंच भी कहीं पे भी कटौती नहीं की जाएगी, जैसी अरावली है वैसी ही रखी जाएगी। लेकिन अभी भी आम जन के अंदर में सरकार विश्वास जमाने
बचाने में शायद कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। अगर इसे जल्द से जल्द नहीं बचाया गया तो शायद आने वाला समय या हमारी आने वाली पीढ़ी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो शायद इन्हें नहीं देख पाएगी। और अवैध खनन को लेकर भी जो आम जनता है उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि इसे सेफ रखना चाहिए, सेफ अरावली करना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अरावली सेफ को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। और आज जयपुर में कई ऐसे संगठन हैं जो मशाल जुलूस निकालेंगे इन्हीं अरावली पर्वत को बचाने के लिए। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भारत में भी विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में पिछले साल और हाल ही के दिनों में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है। इसी कड़ी में जयपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और भारत सरकार को इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हमने जयपुर में आम लोगों से भी बातचीत की और जाना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर वे क्या सोचते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो पिछले कई दिनों से, अगर पिछले साल भी बांग्लादेश के अंदर में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ और हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, हिंदुओं के वहाँ इस्कॉन मंदिर के पुजारी को बंद किया गया, उसके बाद में अत्याचार किया गया और शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश के अंदर में जिस प्रकार से जातीय हिंसा हुई है उसको देखते हुए वापस भारत के अंदर में हिंदुओं का खून उबलता नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कल फिर एक हिंदू युवा की हत्या कर दी गई है। और हमारे साथ में है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदेश प्रांत सह संयोजक सुमित खंडेलवाल जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ हिंदुओं की बात की जाती है, हिंदुओं के नाम पर सरकारें बनती है, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन आज हिंदुओं के खतरे के ऊपर बांग्लादेश में, क्यों भारत के हिंदुओं में उबाल है। हम उनसे जानेंगे सुमित जी, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और बांग्लादेश में जिस प्रकार से जो नरसंहार हो रहा है, वैसे भी हिंदुओं की मात्रा बहुत कम है, फिर भी वहाँ नरसंहार हो रहा है। कल एक हिंदू बच्चे को जला दिया गया, वो पुलिस से रहम मांग रहा था, उसके बाद में, क्योंकि भारत में तो उबाल है ही। अब आप क्या कहेंगे इसे? जिस तरह वहाँ बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है जिसमें हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है इसलिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। कोई हिंदू वहाँ अपने परिवार को पालने के लिए वहाँ जाकर रह रहा है या वहाँ का नागरिक है, आप इस तरह उस पर हमले कर रहे हैं, साजिश पूर्वक उसकी हत्या कर रहे हैं, तो ये सीधी सीधी ये साफ बात है कि ये बांग्लादेश जो सरकार है उनकी साजिश है। ये चुन चुन कर हिंदुओं की हत्याएं वहाँ हो रही है, वहाँ पर मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे वहाँ हमले हो रहे हैं, ये पूरी साजिश है। और अभी कुछ दिनों पहले जो दीपू चंद दास की वहाँ हत्या की गई, उस हत्या के पीछे पूरी साजिश है वो, क्योंकि पाकिस्तान ISI की जो फंडिंग हो रही है वहाँ पे, और वो फंडिंग इसीलिए हो रही है कि वहाँ पे चुन चुन के हिंदुओं को वहाँ मारा जाए। वो बांग्लादेश जो बिल्कुल एक गरीब भिखारी देश, जो भारत जैसे देश के टुकड़ों पे पलता है खुद, जब उसके बाद खाने को दाने नहीं होते हैं तो वहाँ इस्कॉन मंदिर जैसे वहाँ जो मंदिर है, संस्थाएं हैं, वो उनको पालती है। उसके बाद भी वो देश और वहाँ के जो ISI की एजेंट है वो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। अभी जो वहाँ घटना हुई है वो घटना एक व्यक्ति की हत्या नहीं, संपूर्ण मानवता की हत्या है। वो जिस तरह उसको अपने कार्यस्थल से बाहर निकाला जाता है, उसके साथी जो उसके साथ वहाँ काम करता था उसके आपस में उन दोनों का झगड़ा हुआ, उसका बदला उसने ये कहा कि इस्लाम की तौहीन करी इसने, इसलिए इसकी हत्या हो गई। वहाँ पुलिस वालों से उसको खींच के लाया जाता है और पुलिस वाले भी नहीं रोकते, क्योंकि वो इस्लामी मानसिकता के जो लोग हैं पुलिस में, जो वहाँ लोग हैं, उनकी मानसिकता भी यही थी। तो उन सभी लोगों की मिली भगत से उन हिंदू लड़के को, दलित हिंदू व्यक्ति को वहाँ से सड़क पे घसीटते हुए और फिर पेड़ पे बांध के उसके परिवार के सामने जला दिया जाता है। तो ये पूरे मानवता को शर्मसार किया गया, मानवता का पे हत्या हुई है। ये आपने सभी वर्गों का आपने विचार सुने और इनका कहना बिल्कुल साफ तौर पे है, क्योंकि महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा ने भी कहा था कि जब वो 10-12 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। साथ ही आपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भी कार्यकर्ताओं का सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अब हमें जागने का समय आ गया है और अब हमें जाग कर ही अपने समस्या का समाधान करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर भी कहा कि अब भारत
सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।